अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स को भी देखना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की भी बात करनी होगी। तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। किसकी बात कर लेते बेटा? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बेटा 1-2 हफ्ते के बाद आप लोगों की क्लास की टाइमिंग जो है चेंज हो जाएगी और आपको सुबह आना है, 5 बजे तक हमारा साथ निभाना है। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, ठीक है। उसका रीजन ये है, अटेम्प्ट आपका होना है सितंबर में। अभी चल क्या रहा है? अप्रैल खत्म, अब 25 तारीख तो आज हो गया तो खत्म ही मान के चले। मई, जून, जुलाई और अगस्त। भाई सितंबर में रिवीजन का भी तो टाइम चाहिए ना, भले ही 20 सितंबर के बाद पेपर होगा, लेकिन ये 20 दिन तो आपको सेल्फ रिवीजन का चाहिए। हम लोगों को 2 बार मॉक टेस्ट लेना है तो उसका भी तो टाइम चाहिए, टेस्ट का भी तो टाइम चाहिए ना। ऐसा तो होगा नहीं कि पढ़े और पहुंच गए एग्जाम देने, तो प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए। तो टाइम मिलता कितना बेटा? 4 महीने मैक्सिमम। 1 महीने में मेरी 12 क्लासेज होंगे, तो 4 महीने में कितना होगा? 48 क्लास, 48 क्लासेज। हमें इस कोर्स को करने के लिए चाहिए 60 क्लास, तो 48 में 60 को कैसे एडजस्ट करें? वो भी 60 कब? जब प्रॉपर 2 घंटा। अभी तो मैंने क्या बोला था, इस वीक में आपको रेस्ट दे रहा हूं कि 1 घंटा 20 मिनट से ज्यादा मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, कि मैं 1 बजे से पहले ही आपको छोड़ दे रहा हूं। लेकिन अब जब आगे जाएंगे तो एडजस्ट, अगर 11:30 का टाइम है तो 11:30 स्टार्ट होगा, और 1:30 है तो मिनिमम 1:30 पे ओवर होगा। तो 2-2 घंटे का प्रॉपर लेंगे तब जाके मिनिमम 60 क्लास चाहिए, 120 घंटे चाहिए। तो अब उसको कहां से यूटिलाइज करेंगे? ये तो हमारा कम है तो एडजस्ट होगा। अकाउंट्स में मिनिमम चाहिए 90 क्लास। जो सिलेबस देखो 2 तरीके से खत्म होता है। हमने पढ़ा दिया, आपने क्या पढ़ा ये हमें मतलब नहीं। एक कोर्स ऐसे खत्म होता है। हमने जो पढ़ाया वो 100% आपके यहां पर होना चाहिए, तो वो भी पढ़ाना होता है। तो हमें वो करना है ना। ऐसा तो नहीं कि हम अपनी तरफ से बोलते देखो हमने कोर्स खत्म कर देना। आपको कितना समझ में आया कोर्स, वहां से काम होता है। तो उसके लिए तो टाइम देना जरूरी होगा ना, बिना टाइम के तो काम चलेगा नहीं। तो उसमें 90 क्लासेज मिनिमम चाहिए। 100 हो जाएगा चलेगा। अब 90 क्लास के लिए होता है बेटा 1 महीने में मैक्सिमम 25 क्लासेज। तो इसका मतलब 4 महीने रेगुलर क्लास होनी चाहिए, तब जाके 100 होता है। 4 महीने, बीच में कोई पर्व त्योहार हो गया या इंसान ही है, कभी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कभी किन्हीं सर की, तो अब उसमें दिक्कत। जैसे कल भगवान सर की तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी तो आपके अचानक से क्लास कैंसिल हो गई अकाउंट्स की, उस जगह मैथ्स हो गई। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम तो क्या, इंसान ही है। आप लोगों का तबीयत खराब हो जाता तो आप तो बोल देते आज क्लास नहीं जाएंगे, तो डिस्टरबेंस नहीं होता। लेकिन जब टीचर एक पढ़ाने वाला और वही बीमार पड़ जाए तो सब बच्चों का इफेक्ट ना होगा, इम्पैक्ट तो होगा। तो एक तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए क्लास कैंसिल ना हो। अब उसी तरीके से जून में जो है भतीजी की शादी है मेरी, तो मजबूरन मुझे छुट्टी चाहिए। अब 1 वीक रहूंगा नहीं मैं उसमें, तो डिस्टरबेंस तो होगी। तो ये सारी प्लानिंग जो है आपको 10 दिन का प्रोविजन लेके एक्स्ट्रा हम लोग चलते हैं कि जितना है उसमें 10 दिन जोड़ लीजिए कि अनसर्टेनिटी हर किसी के साथ लाइफ में होती है, जरूरी होता है, उसको मैनेज करना पड़ता है, चाहे आप हो, हम हो या कोई भी हो। तो इसलिए आपकी क्लासेस सारी ही रेगुलर करनी होगी। मैथ्स में लगभग 60 से 65 क्लासेस लगता है, लेकिन क्वेश्चन करते टाइम में आप लोगों का हाथ इतना ज्यादा रुक जाता है कि मजबूरन उसमें 20 क्लासेज बढ़ानी पड़ती है। भाई भगाना तो है नहीं, सारे क्वेश्चंस भी तो करवाने हैं, तो सर को भी 4 महीने का टाइम चाहिए। और लॉ में भी बेटा 90 क्लासेस तो चाहिए ही चाहिए। तो मतलब एवरेज यही है कि 4 महीने का कोर्स है और 4 महीने रेगुलर क्लास होनी चाहिए। तो भले ही हम उसको 1.5 घंटा कर दें ताकि 1.5 घंटे सारे क्लास हो, लेकिन होगा क्या, रेगुलर होगा। तो अभी बस 10-15 दिन आपको आराम से ऐसे ही धीरे धीरे कर लें, फिर उसके बाद 15 दिन के बाद जो है उसको रेगुलर कर दिया जाएगा ताकि आराम से आप लोग पढ़ सकें।
कोई दिक्कत तो नहीं ना? देखो पहले बता देना ज्यादा सही होता है। आपको अभी अगर लगेगा कि नहीं हम तो 4 घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखो बहुत सारे बच्चे इसमें डेमो पे होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास बच्चा रुके या चले जाए, बस जो यहां रुका है वो पास होके जाएगा, बात खत्म है। भाई एक बताओ ना, मैं आपके अनुसार मीठी मीठी बात कर दूं, उससे कैरियर नहीं बनती। कैरियर तभी बनेगी जब आपको तीखा झेलना पड़ेगा। झेल लोगे सक्सेस हाथ में है, नहीं झेल पाओगे तो हम आपके हैं कौन? सिंपल सा फंडा है। तो मैं पहले ही बता देता हूं कि ये काम आगे होगा। ऐसा नहीं कि बाद में आप मुझे ये ब्लेम करें कि सर पहले तो बोला था 4 घंटे पढ़ाएंगे। बेटा 4 घंटे शुरू में आदत लगाने के लिए है। एक बार आदत तो बने, फिर इसके बाद एक क्लास और बढ़ा देंगे, 3 बजे तक कर देंगे, फिर एक क्लास बढ़ा देंगे, 5 बजे तक हो जाएगा। तो वो काम होगा ही होगा, ये फैक्ट है। अब जैसे जून वाले जो बच्चे हैं, 15 फरवरी को बैच स्टार्ट हुआ है, 15 फरवरी को कोर्स अपने लगभग खत्म होने पे आ गया। 10 मई तक मैक्सिमम सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। तो 1 महीने प्रॉपर रिवीजन का टाइम मिल गया ना उसको। लेकिन अगर नहीं करते तो उनकी डेली क्लास जिस दिन से उन्होंने ज्वाइन किया है उसी दिन से उनकी क्लास हो रही है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। और मेरा जो बाद में होता है तो मैं तो 6 बजे तक खींच देता हूं। तो होता है, अंतर होता रहता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चल। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स बेटा हमारे पास 2 प्रकार के होंगे। कितने तरीके के होंगे? 2 तरीके के हमारे पास इकोनॉमिक्स होता है। एक होता है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। कितने तरीके का इकोनॉमिक्स हो जाएगा? 2 तरीके का इकोनॉमिक्स होगा। एक होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक क्या हो जाएगा हमारा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है, पहले तो ये बात हमें समझने की जरूरत होगी। बेटा ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, यही तो आपका पूरा का पूरा सेकेंड वॉल्यूम है। जो इकोनॉमिक्स का वॉल्यूम 2 है, जिसको हम लोग इंडियन इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, वो पूरा का पूरा यही मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो 40 मार्क्स का आपके पास है। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो 60 मार्क्स का हो गया, जो ये 5 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो अब ये जो हमारे पास माइक्रो है, तो बेटा जहां पर भी माइक्रो होगा, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। भाई आप लोग पहले मेमोरी कार्ड खरीदने के लिए जाते होंगे, कभी खरीदा है लाइफ में मेमोरी कार्ड? आप बोलते हैं ना भैया माइक्रो एसडी दे देना, तो माइक्रो का मतलब क्या हो गया? छोटा। तो ये जो माइक्रो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड माइक्रस से बना हुआ है। जो हमारा माइक्रो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड माइक्रस से बना हुआ है, जिसका मतलब ही होता है स्मॉल, इंडिविजुअल और पार्टिकुलर। जिसका मतलब ही क्या होगा? स्मॉल, इंडिविजुअल और पार्टिकुलर। तो अगर कहीं पर भी स्मॉल स्केल की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं, पार्टिकुलर की बात करते हैं, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। लेकिन अगर कहीं पर लार्ज स्केल की बात करें, एग्रीगेट की बात करते हैं, टोटल की बात करते हैं, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बात होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो जहां पर भी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो माइक्रो में, और जहां पर टोटल या एग्रीगेट को रिप्रेजेंट करेंगे वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कि जहां कहीं भी हम लोग इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेंगे वो माइक्रो के अंतर्गत, और एग्रीगेट और टोटल को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो किसके अंतर्गत? मैक्रो के अंतर्गत। ठीक है, तो मैक्रो जो है वो ग्रीक वर्ड मैक्रस से बना हुआ है। दोनों ही, चाहे वो माइक्रो हो या मैक्रो हो, दोनों बना किससे है? ग्रीक वर्ड से बना है। माइक्रो बना हुआ है ग्रीक वर्ड माइक्रस से, और मैक्रो बना हुआ है ग्रीक वर्ड मैक्रस से। तो अगर कहीं पर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते कि जहां कहीं भी ऐसे टर्म्स हो जो किसी भी पार्टिकुलर को रिप्रेजेंट करें, जैसे डिमांड ऑफ ए बायर, डिमांड ऑफ ए बायर, कि भाई कोई एक बायर है, परचेजर है, उसने डिमांड करी है, उसने कुछ भी खरीदा है, तो एक पर्सन की बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है? एक पर्सन की बात हो रही है। तो अगर एक पर्सन की बात होगी तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत।
सप्लाई ऑफ ए सेलर, ए लग गया ना, तो मतलब किसी एक दुकानदार की सप्लाई की बात कर रहे हैं हम लोग, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो जहां कहीं भी इस तरीके से इंडिविजुअल पर्सन की बात हो, पार्टिकुलर पर्सन की बात हो, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात हो, मतलब एक घर की बात हो, एक परिवार की बात हो, या एक फर्म की बात हो, या एक मार्केट की बात हो, तो अगर हमने इंडिविजुअली उसको रिप्रेजेंट किया है तो वो हमेशा किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखा जाएगा। ओके, तो जहां कहीं भी अगर इंडिविजुअल हो गया तो क्या हो गया? माइक्रो। तो आसान शब्दों में यह कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम किसी एक पेड़ की बात कर रहे हो, एक ट्री की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर वहीं पर पूरे जंगल की बात कर दें हम तो मैक्रो, क्योंकि अब तो लार्ज स्केल होगा ना, पेड़ों का समूह, तो वही तो जंगल बनेगा, बहुत सारे पेड़ आ गए वहां पर, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग आसान शब्दों में समझने के लिए ये बोल सकते हैं कि अगर हम ट्री की बात कर रहे हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइक्रो को। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो हमारे एल्फ्रेड मार्शल साहब हैं उनको बोला जाता है बेटा फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसके नाम से जानते हैं हम लोग? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कि जो हमारे एल्फ्रेड मार्शल साहब हैं वो किस नाम से जानेंगे? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जो प्रोफेसर जेएम किंज हैं उनको बोला जाता है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर। और इसी के बेसिस पर आपका जब हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे ना, तो नेशनल इनकम के बाद एक टॉपिक आता है केंजियन थ्योरी, तो वहां पर इसी के बारे में पढ़ते, जहां पर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की बात आप लोग करेंगे, तो वो सारी चीजें हम लोगों को वहां पर क्या करना होगा? देखना पड़ेगा। ओके, तो अब आसान शब्दों में ये समझ आएंगे कि जहां पर एक पार्टिकुलर चीजों के बारे में बात हो, इंडिविजुअल के बारे में बात हो, वो किसके अंतर्गत? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जहां पर एग्रीगेट या टोटल की बात होगी वो किसके अंतर्गत? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कंसेप्ट के रूप में इतना ही होता है, बट समझाने के लिए जरा कुछ और इसके एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया जाए कि क्या होता है हमारा माइक्रो और क्या होता है हमारा मैक्रो। तो पहले उसकी बात कर लेते। देखिए कितने तरीके के इकोनॉमिक्स बेटा? कौन कौन से? माइक्रो और मैक्रो। तो इकोनॉमिक्स हमारा कितने तरीके का? दो तरीके का। एक क्या हो गया? माइक्रो, और एक क्या हो गया? मैक्रो। माइक्रो में क्या हो गया? इंडिविजुअल से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, जबकि मैक्रो में क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं ना, पूरे ग्लोबल की बात कर रहे हैं। नहीं, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो पूरे इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो लार्ज स्केल पे कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए कहता है द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रस विच मीन्स स्मॉल और इंडिविजुअल और पार्टिकुलर। कि अगर हम माइक्रो की बात कर रहे हैं तो माइक्रो हमारा किस चीज से बना हुआ है? ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। कौन से वर्ड से? माइक्रस से, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉल, इंडिविजुअल और पार्टिकुलर। यही चीजें हमने पहले बताया था। इसी तरीके से अगर मैक्रो है तो मैक्रो किन चीजों से बना होगा बेटा? ग्रीक वर्ड से। कौन से वर्ड? मैक्रस, जिसका मतलब क्या होगा? लार्ज, एग्रीगेट और टोटल। लार्ज, एग्रीगेट और टोटल। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ गया? मैक्रो के नाम। अब देखिए बेटा कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पार्टिकुलर, मतलब एक फर्म के बारे में। पार्टिकुलर फर्म के बारे में मतलब क्या हो गया? एक फर्म के बारे में। पार्टिकुलर हाउस होल्ड, किसी एक घर परिवार के बारे में। क्या करें? किसी एक घर परिवार के बारे में। इंडिविजुअल प्राइस, किसी एक कॉमोडिटी की कीमत के बारे में। वेजेज, बेटा वेजेज एक वर्कर्स की क्या होगी उसके बारे में। इनकम, इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, एक उपभोक्ता की क्या इनकम है उसके बारे में। इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, किसी खास इंडस्ट्रीज के बारे में।
पार्टिकुलर कॉमोडिटीज, किसी खास गुड्स के बारे में, तो ये सारे के सारे किन चीजों को रिप्रेजेंट करेगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हर किसी के साथ शब्द क्या लग गया है? पार्टिकुलर ना इंडिविजुअल ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स को। ये डेफिनेशन दिया गया था बेटा बॉल्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? बॉल्डिंग के द्वारा। कि बॉल्डिंग ने कहा कि अगर कहीं पर हम पार्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, पार्टिकुलर फर्म की बात करते हैं, पार्टिकुलर कॉमोडिटी की बात करते हैं, कॉमोडिटी के प्राइस की बात कर देते हैं, एक इंडिविजुअल की वेजेज की बात कर लेते हैं, एक इंडिविजुअल्स की इनकम की बात कर लेते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखा जाएगा। ओके, अब अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए बेटा क्या बोला गया था। कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स द फॉरेस्ट एंड नोट द ट्री। हम पेड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? पूरे के पूरे जंगल की। यही हमने एग्जांपल लिया था ना कि हम एक ट्री की अगर बात करें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन अगर पूरे के पूरे जंगल की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहां पर बोला कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाता है तो हम जंगलों की बात करते हैं, ना कि पेड़ों की बात करते हैं। दस इट एनालाइज एंड एस्टैब्लिश द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज और एग्रीगेट्स। किसके बीच में बेटा? लार्ज और एग्रीगेट के बीच में बात करते हैं। इसको दिया गया था बेटा मैककॉनेल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? मैककॉनेल के द्वारा दिया गया था। उन्होंने इसके बारे में बताया था कि अगर हम कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें या मैक्रो इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करें तो वहां पर हमेशा ही इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि हम इकोनॉमी एज ए होल कंसीडर करेंगे। ये जो लार्ज और एग्रीगेट लिख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कह देंगे बेटा? इकोनॉमी एज अ होल। एक साथ सबको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एक साथ कंसीडर करके बात कर रहे हैं, एक साथ उसको देख रहे हैं, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ठीक है, चल तीसरा पॉइंट, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम इकोनॉमिक बिहेवियर देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं? इंडिविजुअल का ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हमने रिप्रेजेंट करा है तो किसको करा है? इंडिविजुअल। तो वही कहता है कि इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री इन नेशनल इकोनॉमी। बेटा ये जो इन है अलग है और नेशनल अलग है। इन नेशनल इकोनॉमी कि हमारी जो राष्ट्रीय इकोनॉमी है उसके अंतर्गत जब हम लोग बात करेंगे तो किसको देखेंगे? इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री की। हम लोग सेपरेट की बात करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आ गया बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम मैक्रो की बात करें तो अभी हमने ऊपर लिखा था इकोनॉमी एज ए होल, मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक फेनोमेना की बात होगी। किसकी बात करेंगे बेटा? ओवरऑल इकोनॉमिक फेनोमेना की जहां पर बात होगी वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? मतलब हम लोग इकोनॉमी एज ए होल की बात करते हैं, ना कि एज ए पार्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इकोनॉमी एज ए होल की बात करेंगे, ना कि इकोनॉमी एज ए पार्ट की बात करेंगे। तो कहता है इट इज द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फेनोमेना एज ए होल रेदर देन इट्स पार्ट। हम टुकड़ों में बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? एक साथ उसकी बात करेंगे, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहला हमने डिफरेंस क्या बताया कि एक आया है हमारा ग्रीक वर्ड माइक्रस से और एक आया है ग्रीक वर्ड मैक्रस से। जो माइक्रस आया है उसका मतलब ही क्या होगा? स्मॉल इंडिविजुअल और पार्टिकुलर। और जो मैक्रो आएगा उसका क्या होगा? लार्ज एग्रीगेट और टोटल आएगा। ये हमने पहला देख लिया। फिर उसके बाद उससे जैसे ही आगे बढ़े तो हमने यहां पर देखा कि अगर हम लोग बॉल्डिंग के अनुसार बात करें, किसके अनुसार? बॉल्डिंग के अनुसार, तो हर जगह पर किसको? इंडिविजुअल को देखेंगे, पार्टिकुलर को देखेंगे, इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट, चाहे जो भी हो, पर्सन हो, हाउस होल्ड हो, फर्म हो, इंडस्ट्री हो, मार्केट हो, कॉमोडिटी हो, प्राइस हो, वेजेज हो, इनकम हो, हर चीज को किस रूप में देखेंगे हम लोग? पार्टिकुलर के फॉर्म में। तो ये हमारा किसके अंतर्गत?
माइक्रो इकोनॉमी। लेकिन अगर हम कहीं पर फॉरेस्ट की बात कर रहे होंगे, ट्री की बात नहीं कर रहे होंगे, दैट्स मींस एज ए होल की बात कर रहे होंगे, लार्ज की बात कर रहे होंगे, एग्रीगेट की बात कर रहे होंगे, तो वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा? मैक्रो के अंतर्गत। और किसने दिया था इसको? मैककॉनेल ने। फिर उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं माइक्रो की, तो वहां पर किसको देखा गया था? हमेशा इंडिविजुअल को। किसको देखा गया बेटा? इंडिविजुअल। लेकिन अगर मैक्रो में देखा जाएगा तो ओवरऑल की बात करेंगे, एज ए होल की बात करेंगे, इकोनॉमी एज ए होल की बात करेंगे। अब उसके बाद बेटा मान लीजिए हम कोई भी कॉमोडिटी बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये पेन ही बनाने का काम है हमारा, ठीक है। अब इस पेन को बनाने का काम है, तो हम इस पेन में ये देखेंगे कि इस कवर को बनाने का क्या खर्चा आया होगा, ये ब्लैक वाला कवर को बनाने का क्या खर्चा आएगा, इसका निप कितने का आएगा, अंदर में लगा हुआ सेंसर कितने का आएगा, जो भी इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा हुआ है उसको बनाने का क्या खर्चा होगा। तो अलग अलग टुकड़ों में बांट दिए या नहीं बांट दिए? ये जो अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं ना बेटा, इसी को कहते हैं फैक्टर प्राइसिंग। इसी को क्या कहते हैं? फैक्टर प्राइसिंग। जैसे आप लोगों ने अंतिम खाते तो पढ़े होंगे, फाइनल अकाउंट, अकाउंट्स में पढ़ा है ना फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आपने निकाला होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हो? तो भैया पहले लिखते थे कि रॉ मटेरियल कितना है, उसमें और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वगैरह सब कितना लेते हैं। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम ने निकाला, फिर डायरेक्ट ओवरहेड कितना है वो निकाला, फिर फैक्ट्री एक्सपेंडिचर क्या है, ये सब सारा चीज जोड़ के निकालते हैं। तो अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग जगह पे क्या खर्चा आ रहा है वो पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है। तो वो हम लोग जब टुकड़ों में बांट देते हैं तो वो इंडिविजुअल प्राइस की बात कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? माइक्रो इकोनॉमी। और इसी को कहते बेटा हम लोग प्राइस थ्योरी। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्राइस थ्योरी। कि उसके बेसिस पे ना इस पेन का हमें पता चल पाया कि दाम कितना है। अगर इसका मैं फैक्टर कॉस्ट नहीं निकाल पाता तो दाम निकाल लेते क्या कि इस गुड्स का कितना पड़ा है? नहीं निकाल पाते भाई। अगर मान लीजिए कि हमने ये पेन बनाया और हमने 100 पेन बनाया और 100 पेन बनाने के बाद हमने देखा कि भैया 2,90,000 रुपए का खर्चा आया, तो हमें पता चल जाएगा ना कि एक पेन बनाने का खर्चा 2,900 रुपए का आया है ना, आराम से निकाल पाए। लेकिन अगर पता ही नहीं चलता खर्चा हुआ है, पता नहीं कहां पर हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, तो क्या हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? जैसे आपने देखा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह जो आता है, आप यहां पर आते हो तो नीचे रिसेप्शन पे देखोगे रिसेप्शनिस्ट वगैरह बैठी हैं, स्टाफ बाहर भी काम कर रहा है, अंदर भी काम कर रहा है। अब क्या उस स्टाफ की सैलरी किसी एक बच्चे के कॉस्ट में जोड़ दिया जाए? नहीं ना भाई, वो अलग अलग हर जगह पे काम कर रहा है। 11th का भी काम कर रहा होगा, 12th का भी काम कर रहा होगा, सीए का भी काम कर रहा होगा, सीएमए का भी काम कर रहा होगा, सीए में सीए फाउंडेशन इंटर दोनों का काम कर रहा होगा। तो अलग अलग जगह ना, लेकिन उसको बाइफर्केट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। तो क्या उसका हम फैक्टर कॉस्ट निकाल पाएंगे कि इसकी सैलरी का कौन सा पोर्शन हमारा फाउंडेशन पे जाएगा, कौन सा 11th पे जाएगा, कौन सा 12th पे जाएगा? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो प्राइस थ्योरी हम लोग कहते हैं किसको? माइक्रो को, क्योंकि वहां पर हम लोग आराम से फैक्टर कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसका क्या नाम दे दीजिएगा बेटा? प्राइस थ्योरी। क्या नाम बोलेंगे इसको बेटा? प्राइस थ्योरी के नाम से हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा, कहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी एज इट एक्सप्लेन्स द कंपोजिशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन। पता चल गया ना कि किसका क्या क्या खर्च है, कहां कहां से आया है, वो सारी चीजें हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए या नहीं कर पाए? कर पाए ना भाई। आप आ रहे हो तो आपने क्लियर देखा कि हमने ये फाउंडेशन की फीस दी, ठीक है, आने जाने का भाड़ा हमारा इतना है। लेकिन बेटा कभी दोस्तों के साथ घूमने चले गए, कभी मूवी देखने चले गए, बाहर हमने लंच वगैरह कर लिया, इस सब को क्या हम फाउंडेशन के खर्चे पे ही इंक्लूड कर देंगे? सर ना हम लक्ष्मी नगर आते, ना मेरा मन बहकता, ना हम मूवी देखने जाते। अब ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो इसको हम लोग माइक्रो के अंतर्गत इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाइफर्केट करने वाली चीजें नहीं है। हमारा जो मेन कोर्स ऑफ लाइन है, क्या हम वहां पर स्पेसिफाइड कर पा रहे हैं? अगर हम स्पेसिफाइड कर पा रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आ गया होगा? माइक्रो इकोनॉमी। इसलिए उसको हम लोग कहते हैं बेटा फैक्टर कॉस्ट। आपने चूंकि इंटर में वो क्या बोलते हैं 12th में वो पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, सर्कुलर फ्लो के बारे में पढ़ा है वहां पे। 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो। 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो में जो पहला काम होता है
वो क्या होता है बेटा? बिना रिसोर्सेज दिए काम नहीं चलता है ना बेटा, उसी को बोला जाता है फैक्टर मार्केट। क्योंकि हमको पता है कि ये चीजें हम जब देंगे तब वहां से हमें गुड्स और सर्विसेज के रूप में प्राप्त होगा। बिना हमें इनपुट दिए हुए, बिना हमें फैक्टर्स इनपुट दिए हुए क्या हम सर्विसेज ले लेंगे? नहीं लेंगे भाई। हमने जब आपको एक शेड्यूल दिया और टाइमिंग दिया तब आप यहां पर आए और तब आप गेन कर रहे हैं। अब अपने मन से आ जाओ आराम से 3 बजे शाम में, दोपहर के बाद, सर आज सोचे थे डेमो लेने के लिए, अभी मिल जाएगा क्या? क्या उस टाइम में आपको कोई क्लास दे पाएगा? नहीं दे पाएगा भाई। सारे टीचर अपने अपने काम में बिजी होंगे, तो वहां पर वो काम तो चल नहीं पाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले फैक्टर इनपुट्स को देखना पड़ता है कि भाई हाँ ये चीजें हमने दे रखी है, तो माइक्रो के अंतर्गत इन्वॉल्व होगा ना कि हाँ क्या हमने दिया है, कितना उसका कॉस्ट हुआ है, कैसे निकाले। तो इसलिए माइक्रो को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस थियोरी। लेकिन जब मैक्रो की बात करेंगे तो मैक्रो में हम लोग जब देखते हैं तो पूरा इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, इनकम की बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे, यही सब तो चीजें होंगी। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, मतलब जो भी काम करेंगे लार्ज स्केल पे ना भाई। अगर मान लीजिए कि मेरे परिवार में सबको नौकरी मिल गई हो तो क्या हम बोल देंगे कि देश में बेरोजगारी है ही नहीं? सिर्फ हमारे से काम नहीं चलेगा ना, हमें क्या करना होगा? पूरा का पूरा किसको देखना होगा? इकोनॉमी को देखना होगा। पूरे के पूरे इकोनॉमी के अंतर्गत बात करनी होगी। तो जहां पर पूरे के पूरे इकोनॉमी के अंतर्गत बात करनी पड़ गई तो इसका मतलब लार्ज स्केल पे ना बात करना हो गया। इसको कहते हैं हम लोग बेटा इनकम थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? इनकम थ्योरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाएगा प्राइस थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाएगा? इनकम थ्योरी के नाम से। तो क्या कह रहे हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम थ्योरी as it explain level of total production, total consumption, total saving, total investment and the rise or fall in these। तो पूरे इकोनॉमी में भाई हमारा सेविंग कितना बढ़ा कितना कम हुआ वो पूरी इकोनॉमी की होगा। ग्रोथ क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट क्या ग्रोथ हो रहा है, ये पूरा का पूरा इकोनॉमी का देखा जाएगा। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। कंसेप्ट बेसिकली हमारा इतना ही है। अब नीचे कुछ एग्जाम्पल भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जैसे देखिए, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, क्या लिखा गया है बेटा? सबसे पहला प्रोडक्ट प्राइसिंग। इस वस्तु की क्या दाम है? तो एक गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। एक गुड्स के आप दुकान पे गए और दुकान पे जाके बोलो भैया 20 रुपए में जो सामान आता होगा दे देना। अरे बहुत सारी ऐसी चीजें आती होंगी जो 20 रुपए का आ रहा होगा, नहीं ना काम चलता है। आप जाते ही दुकान पे क्या कहते हो? भैया 1 बोतल पानी दे देना। तो आपको वो दाम किसका बताएगा? उस पानी की ना बताएगा, उस पानी की बात करें तो क्या हुआ? उस प्रोडक्ट की प्राइस की बात करें ना। तो जब इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्राइस की बात कर रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आना चाहिए? माइक्रो या मैक्रो? माइक्रो ना, क्योंकि हमने एक प्रोडक्ट की बात करें। फिर उसी तरीके से टुकड़ों में जब बात कर रहे थे फैक्टर प्राइसिंग किसके अंतर्गत? देखिए किसके अंतर्गत आया? लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब जैसे इसमें कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो हमसे बात करके फोन पे आते हैं कि सर कहां पर क्लास के लिए आना है, कैसे हमें देखना है। जैसे विश्वनाथ भी उस दिन आया था तो फोन करके आया था कि कब आना है। अब अगर मान लीजिए कि हमसे कोई फोन करके बुलाए तो हम क्या बोलेंगे? बेटा आ जाओ जहां तेरा दिल करे। ऐसा तो नहीं होगा भाई। हम क्या बोलेंगे? बेटा टॉपर्स क्लासेज का जो मेट्रो के बगल वाला ऑफिस है उसमें आ जाना, U86 वाले में, वहां पर मैं मिलूंगा। ठीक है। अब ऐसा है कि लक्ष्मीनगर में तो बहुत सारे कोचिंग है। मैं अगर ये बोल देता कोचिंग में आके मिल लेना, तो अरे कौन सा कोचिंग? वही जहां तेरा दिल करे। काम चलेगा? नहीं चलेगा। काम कब चलेगा? जब उसको हमने प्रॉपर एड्रेस दिया कि बेटा U86 वाली टॉपर्स क्लासेज की बिल्डिंग में आ जाना और रिसेप्शन पे आते ही हमें ढूंढ लेना, हम वहीं मिल जाएंगे। तो किसके अंतर्गत आ गया बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो हमने किसका बताया कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसका लोकेशन ना। तो अगर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। चलिए, कंज्यूमर बिहेवियर।
अब बेटा इसमें ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिसको हो सकता है हमारी क्लास पसंद ना आई हो सकता है हमसे पढ़ना नहीं चाहते हो, तो वो क्या बोलेंगे बाहर जाके, देखो ऐसा है कहीं जाओ या ना जाओ टॉपर्स में मत जाना। किसका नाम लिया बेटा? टॉपर्स का नाम लिया ना। क्यों? तो अरे वहां का मास्टर कलवा जो है पागल आदमी है यार। तो मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज की बात जो कर रहे हैं वो स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हैं ना। अब अगर मान लीजिए हमारा बिहेव आपको पसंद नहीं आएगा तो इसका मतलब थोड़ी ना कि सीए करना ही छोड़ दो कि ना भैया सीए कराने वाले ऐसे लोग होते हैं, करना ही नहीं है आज से। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर एक स्पेसिफिक जगह की होगी ना, एक स्पेसिफिक फर्म की होगी, एक स्पेसिफिक प्लेस की होगी। तो क्या बोलेंगे उस जगह की बात। या बहुत सारे ऐसे भी लोग आते होंगे कि जैसे मेरे पास अधिकतर जो बच्चे आते हैं वो रेफरेंस का आता है, तो भाई आपको कोई ना कोई तो जरूर बताएगा कि वहां पे चला जाओ उससे मिल लेना, थोड़ा सा ठीक ठाक आदमी है। तो कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं बेटा। तो अगर कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें किसको, तो यहां पर देखा जाए, या फिर आपको आगे जब मैं डिमांड एंड सप्लाई पर आऊंगा तो वहां पर एक प्रॉपर टॉपिक ही आता है कंज्यूमर बिहेवियर का। हमें क्या पसंद है, नहीं पसंद है, किस तरीके की एक्टिविटी है, नहीं है, ये इंडिविजुअल पर्सन पे देते हैं ना भाई। जैसे अगर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कंज्यूमर के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। मुझे याद है कि जैसे हमारी आदत होती है ना 8-9 घंटे लगातार क्लास लेने की, जब मैं रिवीजन करवाता हूं तो ऐसे ही क्लास लेता हूं 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे या मैक्सिमम 12 घंटे तक हमने क्लास ली हुई है। तो लगातार मैं ये क्लास लेता हूं। तो जब बच्चा आता है ना सवेरे तो बड़ी एनर्जेटिक होता है कि वाह आज तो पूरा एकदम निपटाना है। 4-5 घंटे पढ़ने के बाद मेरी एनर्जी बढ़ती जाती है, बच्चे बोलते हैं सर और कितना देर, सर रहने दो। तो इंपैक्ट आएगा ही नहीं आएगा। तो किसके ऊपर? इंडिविजुअल्स के ऊपर ना। तो किसके अंतर्गत आएगा बेटे ये हमारा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तो आप लोग हैं, अब आपको पता चल जाएगा कि अभी जो मई में 20 मई के बाद जो भी सैटरडे नाइट होगा उस सैटरडे नाइट में 8 बजे रात में यूट्यूब लाइव पे आता हूं, और ज्यादा नहीं 8 बजे रात से लेकर के सुबह 6 बजे तक 10 घंटा यूट्यूब लाइव पे लगातार क्लास लेता हूं। पूरा रिवीजन करवाया, बात खत्म। एक दिन आऊंगा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन, 2 दिन 8-8 घंटे आ जाऊंगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन, एक दिन आ जाता हूं 10-12 घंटे तो मैथ्स का रिवीजन, एक दिन आ जाता हूं 10 घंटे तो स्टैट्स का रिवीजन। चलता रहता है हमारा ऐसे ही, पागलपन का दौरा चलता है। घर वाले भी घोषित कर दिए हैं कि पागल है ये। हाँ, मेरी बेटियां भी मुझे बोल देती है पापा हैं। तो भाई काम करने का वो तरीका होना चाहिए। तो ये हमारे इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो किसके अंतर्गत आएगा ये? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। चल, बिहेवियर ऑफ फर्म्स मिलता जुलता है, चाहे हम कंज्यूमर बिहेवियर्स की बात करें या ये सारी चीजें बिहेवियर्स ऑफ फर्म को ही दिखा रहा है। तो ये किसका आएगा भाई? आज ही आपने देखा कि क्लास शुरू करते ही मैंने आपको बता दिया कि आगे का हमारा ये प्लान होगा। अब हो सकता है इसमें किसी बच्चे को ना आए, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो अभी थोड़ी देर पहले ही यहां पर आके बैठा हो और वो बोलेगा बताओ अभी हम बैठे हैं, ये नहीं कि अच्छा बात करेगा, तो ऐसा बात कर दिया यार, ये लगता है यहां पे पढ़ने लायक नहीं है, भागो यहां से। लेकिन भैया हम तो ऐसे ही हैं, हमारा अपना सिस्टम ऐसा ही है कि यहां पर हमारी दायित्व ना, दायित्व का मतलब समझते हो? लायबिलिटी। हमारी लायबिलिटी तब शुरू होती है जब आप पेमेंट कर देते हो, और लायबिलिटी उस दिन खत्म होती है जिस दिन आपका एग्जाम खत्म होता है। ऐसा नहीं कि आपने पेमेंट दे दिया तो उसके बाद हम आपको बोले कि मैं नहीं जानता आपको, उसके बाद हमारी ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है कि बेटा अगर टीचिंग लाइन में आए हैं तो ईमानदारी से जीने के लिए तो आएंगे। यहां आप भी जानते कि यहां पे कोई फ्रॉड वाला काम तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। टीचिंग लाइन में ईमानदारी सबसे ज्यादा देखना होगा। तो अगर ईमानदारी से काम करेंगे, रात में अगर सुकून से सोएंगे, तो उसके लिए हमें यही काम करना होगा कि आज जो हमने बच्चों के लिए किया वो 100% सेटिस्फैक्सेबल था। अगर हम उससे 100% सेटिस्फाइड हैं तो इसका मतलब हमने काम अच्छा किया। लेकिन अगर हम जाके घर पे ये सोचे यार आज बच्चों का टाइम हमने बर्बाद करवा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो क्या हमारे प्रोफेशन के साथ ये जस्टिस होगा? नहीं होगा। तो किससे रिलेटेड हो रही है? हमारे बिहेवियर से रिलेटेड हो रही है ना।
तो ये किसके अंतर्गत आएगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत सारे यहां पे कोचिंग है, 10,000 में भी सीए फाउंडेशन करवाते हैं। खाली आप इतना बोल दो जी हम टॉपर्स क्लासेस से आए हुए हैं, टॉपर्स में हमने बात करी थी और वहां पे फीस का जमा नहीं, तो सीधा बोलेगा ठीक है उससे 20% कम दे देना, 30% कम कर देना, सीधा सा बात है। लेकिन वो क्या होता है ना बेटा, कुछ देर का मजा जिंदगी भर का सजा। ऐसे बच्चे भी हमें आप मिले हैं जो 1-2 अटेम्प्ट के बाद आते हैं, मिलते हैं ऐसे, हर अटेम्प्ट में मिलते हैं ऐसे, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं। तो ये बिहेवियर ऑफ फर्म पे होता है कि भाई कुछ लोगों का होता है कि पहले पैसे आ जाएं तब हम काम करें, और कुछ लोग, मेरा तो सीधा फंडा होता है, आज आप मेरी क्लास में बैठे, जिस दिन मेरी लास्ट क्लास होगी ना उस दिन तक अगर आपको यह लगे कि इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हुई है, मुझसे आकर के पैसे ले जाना मेरे सब्जेक्ट के, मुझे नहीं चाहिए। अब इससे ज्यादा गारंटी तो कोई नहीं देगा। भाई मान लो मैं एक चैप्टर अच्छे से पढ़ के आ जाऊं और उसी को अच्छे से पढ़ाता रहा हूं, बच्चा भी खुश, कितना अच्छा पढ़ाया, और उसके बाद क्या पढ़ाया ये पता नहीं चला, तो ये कतई सही नहीं होता है ना। तो बिहेवियर ऑफ फर्म सबसे ज्यादा क्या होता है हमारे लिए, मायने रखता है। किसके अंतर्गत आएगा बेटा ये? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा ये? हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। आप हमें 12 बजे रात में, 2 बजे रात में या 4 बजे सुबह भी मैसेज करेंगे ना, रिप्लाई आता है, देर सवेरे, लेकिन रिप्लाई जरूर आएगा। कभी कभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उन्होंने 1-1 बजे रात में कॉल किया हुआ है। अब मान लीजिए आप घर परिवार से यहां पे दूर हैं, अब फैमिली मेंबर तो तुरंत आपके पास पहुंचेंगे नहीं, और आपकी मान लीजिए इमरजेंसी में तबीयत खराब हो गई, कुछ इमरजेंसी आ गया, तो आप किसको यहां पर याद करोगे? अब यही तो हम लोग ही हैं, और कौन है? तो बाकी कोई फोन उठाए या ना उठाए, हम जरूर उठाते हैं। और भगवान के दया से लक्ष्मी नगर में रहते हैं, तो 10 मिनट का मैक्सिमम टाइम गैप हमें लगता है कहीं पर भी पहुंचने का, आसपास में अगर कोई हो, और कितनी बार में पहुंचा हुआ हो। तो अब ये क्या होता है, इससे बच्चों में भी लगता है कि चलो कम से कम ये इतना तो मिलजुल के रहने वाला है कि इतना काम कर लेता है। कभी बच्चे मुझे फोन करते हैं तो मैं कॉल जरूर उठाता हूं, नहीं उठा पाया तो बाद में कॉल बैक जरूर करता हूं। मैं सुबह सुबह उसने मुझसे फोन किया था, आज क्या सब क्लासों में होगा, उठाया था या नहीं उठा था? तो अब ये क्या हो रहा है कि हमारे ये बिहेवियर को शो करेगा कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा फर्म किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये किन चीजों को रिप्रेजेंट करेगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी। भाई देखिए, हर एक धर्म के, हर एक मजहब के, हर एक तरीके के लोग हैं भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसमें भी अब हिंदू में भी अलग अलग कास्ट हैं, या उसमें भी अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अमीर है, गरीब है, बहुत ही ज्यादा गरीब है, मिडिल क्लास रेंज के हैं, हर तरीके के लोग हैं, ये नहीं है। अब उनके लिए अगर किसी खास वर्ग के लिए कोई काम किया जाए तो बेटा देखो, बहुत सारे सेक्शन, उसमें से किसी एक के लिए काम किया गया तो किसके अंतर्गत? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ना। भाई यहां पर अभी देखिए ना, बहुत सारे क्लासरूम है, यहां पे ज्यादा नहीं, सिर्फ 32 क्लासरूम है ओनली। टॉपर्स के इस बिल्डिंग में ओनली 32 क्लासरूम है। अब अगर 32 क्लासरूम है तो हर रूम में लगभग में क्लास चल रही है, और ऑन एन एवरेज अभी जो है लगभग 25 से 26 क्लासरूम में क्लास चल रही होगी यहां पर। अब अगर इतने में क्लास चल रही होगी तो अगर मैं यहां पे कोई भी बात कर रहा हूं तो दूसरे क्लास के ऊपर कोई इंपैक्ट होगा क्या? तीसरे क्लास के ऊपर होगा। तो 26 क्लास चल रही है, उसमें से किसी एक क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आएगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक। तो हमने क्या बोला, बहुत सारे धर्म, मजहब और सेक्शन के लोग हैं, उसमें से किसी एक खास सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, किसके अंतर्गत? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ओके। लॉक आउट इन टेल्को। बेटा टेल्को जो है एक स्टील की कंपनी है, ठीक है, झारखंड में है। अब लॉकआउट का मतलब होता है तालाबंदी, हड़ताल या किसी कारण बस मान लीजिए बंद हो गया। एक कंपनी ने बंद हुआ तो क्या सारी स्टील की कंपनियां बंद हो जाएंगी? ना भाई, एक कंपनी बंद हुआ है, ये किसके अंतर्गत आ रहा होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ एक्स एंड कंपनी। एक्स एंड कंपनी कोई एक कंपनी है, अब वो अपना काम सही से कर नहीं पाया,
फेल हो गया। अगर वो काम अपना सही से नहीं कर पाया, फेल हो गया, अगर उसके बारे में हम पता कर रहे हैं कि क्या कारण था, कैसे ये नहीं सक्सेस कर पाया, तो उस कंपनी के बारे में ना बात कर रहे हैं। किसके अंतर्गत आएगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमी। तो देख रहे हैं ना, हर एक जगह पर रिप्रेजेंट किसको कर रहे थे हम लोग? इंडिविजुअल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? इंडिविजुअल को। तो किसके अंतर्गत आ गया? अगर इसी के जस्ट अपोजिट अगर हमारा काम हो जाए तो किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा? मैक्रो। कि यहां पर इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, वहां पर एग्रीगेट को देख लेंगे हम लोग। अगर यहां पर इंडिविजुअल को देख रहे थे तो वहां पर किसकी बात कर लेंगे हम लोग? एग्रीगेट की बात कर लेंगे, टोटल की बात कर लेंगे। तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा? हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कैसे? तो देखिए, नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। नेशनल का मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय ना। पूरे भारत की आय क्या है? पूरा इकोनॉमी को कंसीडर कर लिया ना। किसके अंतर्गत? मैक्रो इकोनॉमिक्स। द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट की ना बात कर रहा है, पूरे इकोनॉमी के ना एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? किसके अंतर्गत आएगा बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट किसके आगे बेटा? पूरी की पूरी इकोनॉमी की। भाई जब हम सेविंग कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट उसी की बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट का रेट उसी पे देखा है, तो पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा है। तो ये सब चीजें किसके लिए देखा जाएगा बेटा? मैक्रो की बात करेंगे हम लोग। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे ना, तो वहां पर ये चीजें आएंगी। पूरी इकोनॉमी के बेसिस पर देखा जाएगा। किसके बेसिस पर देखा जाएगा? पूरी की पूरी इकोनॉमी के बेसिस पे। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। करेंसी की बात कर रहे हैं, मॉनेटरी टर्म्स की बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे इकोनॉमी की। द ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ओवरऑल शब्द लिख दिया ना बेटा। अब तो ये किसी इंडिविजुअल पर्सन का आप नहीं ले लोगे, क्या हो गया? पूरी के पूरी इकोनॉमी की। तो किसके अंतर्गत आ गया बेटा? मैक्रो। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। बेटा पर कैपिटा इनकम बोल दिया ना। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर हेड इनकम। अब पर हेड इनकम निकलता है बेटा नेशनल इनकम डिवाइड में पॉपुलेशन। नेशनल इनकम डिवाइड में पॉपुलेशन। देखने से तो यह लगता है कि पर का मतलब होता है सिंगल, है ना, कि पर हेड इनकम क्या है, तो पर हेड मतलब तो हो गया माइक्रो। लेकिन नहीं, जब भी हम लोग निकालते हैं पर कैपिटा इनकम तो ये पूरी इकोनॉमी का निकलता है, कंट्री का निकलता है। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, पर कैपिटा इनकम ऑफ अमेरिका, पर कैपिटा इनकम ऑफ चाइना, पर कटोरी इनकम ऑफ पाकिस्तान। तो ये निकलेगा किसका बेटा? कंट्री बेसिस पे ना। किसका निकलेगा? पूरी की पूरी इकोनॉमी का निकलेगा। वो पूरी इकोनॉमी को शो करेगा। तो किसके अंतर्गत आएगा बेटा? माइक्रो या मैक्रो? मैक्रो ना, क्योंकि अब तो ये लार्ज स्केल को शो कर रहा है, पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहां कहीं भी पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन इन इंडिया, पूरे इंडियन इकोनॉमी की बात हो गई ना बेटा। द नेशनल इकोनॉमीज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट विल इफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो पूरा का पूरा हमारा इकोनॉमिक हो रहा है, तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें एक क्वेश्चन जो है जो बार बार पूछता है वो कैसा है वो भी बताता हूं। बोलो क्या बोल रहा था? किसमें? रिग्रेसिव। अगर बेटे देखो, अगर उसमें मेंशन कर दिया है कि किन चीजों से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो एक सेक्शन हो गया। तो अगर सेक्शन की बात कर दिया तो फिर माइक्रो में, बट नहीं बोला सिर्फ टैक्स सिस्टम की बात कर दिया तो मैक्रो के अंतर्गत। ठीक है, चल। जैसे अगर मेंशन कर देगा ना कि जैसे मान लो कि हमने बोल दिया कि सीनियर सिटीजन्स हैं, उसके लिए टैक्स की लायबिलिटी इतना है, तो एक सेक्शन हो गया ना, बांट दिया। ओमन के लिए इतना टैक्स रेट रह गया तो एक सेक्शन को बांट दिया ना, ये माइक्रो में आ जाएगा। लेकिन अगर एग्रीगेट हम लोग टैक्स रेट की बात करते तो पूरी इकोनॉमी की हो जाती ना। ठीक है, तो मैंने इसलिए अलग में उसमें लिख दिया था सेक्शन ऑफ सोसाइटी की अगर बात कर रहे हो तो माइक्रो में, अदरवाइज कहां पे चला जाएगा? मैक्रो के अंतर्गत। ठीक है, एक क्वेश्चन जो अभी तक 10 से 12 बार पूछा गया है वो कैसा है जरा देखिए। कहता है
एज पर नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू which of the following is microeconomics? ठीक है, ऑप्शन ए पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन बी लॉक आउट इन टेल्को, लॉक आउट इन टेल्को, तीसरा नेशनल इनकम, और चौथा नन ऑफ दीज। कौन सा आ जाएगा? लॉकआउट इन, क्योंकि नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें सिर्फ अपने इंडियन इकोनॉमी की बात करनी है, वर्ल्ड इकोनॉमी की तो बात करनी ही नहीं। और जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अपनी इकोनॉमी को पढ़ ले, वही बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड इकोनॉमी को क्यों पढ़ना? तो हम लोग किसको देखेंगे बेटा? लॉकआउट इन टेल्को। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि क्यों हमने पर कैपिटा इनकम को नहीं लगाया है। पर कैपिटा इनकम कभी भी नहीं लगेगा, और नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कतई नहीं लग सकता। इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में जाते तो एक बार सोचने की भी जरूरत होती, बट हम यहां पर तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे ना। और जब भी बेटा माइक्रो और मैक्रो का क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा वहां पर एक चीज देखिएगा कि कंपैरिजन के साथ होता है। जब तक कंपैरिजन नहीं होगा ना, काम हमारा चलेगा नहीं। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो समझ में आ गया, पक्की वाली बात। अब जल्दी से नोट कर लें इसको, शुरुआत कीजिए।